नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम एवं बंधक रिहाई समझौते पर सहमत हुए। निजी क्षेत्रक द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 वर्ष पूरे हुए। मैकेंजी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन और जनसंख्या में कमी पर एक रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम एवं बंधक रिहाई समझौते पर सहमत हुए। हमास और इजराइल के बीच 15 महीने तक चले संघर्ष के बाद युद्ध विराम समझौता हुआ है। चलिए सबसे पहले वर्तमान संघर्ष की पृष्ठभूमि समझते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। यह हमला 1973 में हुए योम किपुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध और उसके बाद गाजा में सैन्य अभियानों की घोषणा कर दी थी। अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझने का प्रयास करें तो हमास और इजराइल के बीच मौजूदा संघर्ष की जड़ें फिलिस्तीनी क्षेत्र के विभाजन और अरबों द्वारा इजराइल को मान्यता नहीं देने से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करें फिलिस्तीन के विभाजन की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन चले गए थे और अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगे थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अरबों और यहूदियों के बीच विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके कारण अरब और इजराइल के बीच 4 बड़े युद्ध हुए। यहूदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अरबों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध हुए। दूसरा है 1978 का कैंप डेविड समझौता और इजराइल को मान्यता मिलना। वर्ष 1973 का योम किपर या रमजान युद्ध चौथा अरब इजराइल युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देश थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पहली बार किसी अरब देश ने इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी। समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस लौटा दिया। खबर के अंत में 1993 का ओस्लो शांति समझौता और हमास द्वारा इजराइल को मान्यता देने के विरोध पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये समझौता फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और इजराइल के बीच हुआ था। इसके तहत PLO ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी तथा इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक में सीमित स्वशासन की अनुमति दी थी। हालांकि हमास 1993 के ओस्लो शांति समझौते का हिंसक तरीके से विरोध करता रहा है। आपको बता दें, PLO का गठन 1964 में किया गया था। यह एक संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य देश फिलिस्तीन के नाम से फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है। हमास एक उग्रवादी संगठन है। राजनीतिक रूप से गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। यह समूह इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निजी क्षेत्रक द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया। फायरफ्लाई उपग्रह समूह के पहले 3 उपग्रहों को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। उन्हें कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया है। आपको बता दें कि फायरफ्लाई पिक्सल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी HIS उपग्रह समूह है। इसमें अब तक के उच्चतम रिजोल्यूशन वाले 6 वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं। चलिए सबसे पहले हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी HSI उपग्रहों के बारे में जानते हैं। HSI के तहत प्रत्येक पिक्सल को केवल प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला प्रदान करने की बजाय प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। इससे प्रभावी रूप से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंटिंग करना संभव हो जाता है। आपको बता दें कि HSI से हमें अधिक जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य उपग्रह अंतरिक्ष से वन की पहचान कर सकता है, वहीं HSI विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच अंतर कर सकता है। साथ ही प्रत्येक वृक्ष के स्वास्थ्य का निर्धारण भी कर सकता है। इसी के साथ आइए उपग्रह समूह यानी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के बारे में भी जानते हैं। यह समान उद्देश्य और साझा नियंत्रण वाले समरूप कृत्रिम उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है। इसे एक प्रणाली के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है
तथा ये पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों के साथ कनेक्ट रहते हैं और कभी कभी एक दूसरे के कार्यों को पूरा करने के लिए आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। हालांकि 2146 सक्रिय उपग्रहों के साथ स्टारलिंक सबसे बड़ा उपग्रह समूह है। इनके प्रकार की बात करें तो ये कक्षा की ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहली है भू-स्थिर कक्षा यानी GEO। यह कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। उपग्रह इस कक्षा में इस तरह से पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं कि उनकी गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान रहती है। दूसरी है मध्य भू कक्षा यानी MEO। यह कक्षा 5,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस कक्षा का प्रयोग मुख्य रूप से नेविगेशन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तथा तीसरी कक्षा निम्न भू कक्षा यानी LEO है। यह कक्षा 500 से 1,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यह कक्षा अनुसंधान, दूरसंचार और भू पर्यवेक्षण जैसे कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। चलिए खबर के अंत में हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के विविध उपयोग भी देख लेते हैं। इसके उपयोग अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण तथा खनिज अन्वेषण व पर्यावरणीय निगरानी में, इनके अलावा खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ साथ कृषि और वनस्पति में भी इसका उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से विकसित एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। यह नौसेना के लिए स्वदेशीकरण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक लीडर बनने के भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए सबसे पहले 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले INS सूरत की बात करें तो यह P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम पोत है। दूसरा है INS नीलगिरी। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। यह P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला पोत है। और तीसरा है INS वागशीर। यह मुंबई स्थित मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत विकसित की गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है। आपको बता दें कि यह फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन पर आधारित कलवरी क्लास की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है। इसी के साथ भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के प्रयास भी जान लेते हैं। सबसे पहले नीतियां देखें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले भारतीय नौसेना का मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान यानी MCPP देखें तो इसका उद्देश्य 2027 तक 200 जहाजों का बेड़ा तैयार करना है। इसका विजन खरीदार नौसेना की जगह विनिर्माता नौसेना का लक्ष्य हासिल करना है। तथा भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना यानी INIP 2015 से 2030, इस योजना के तहत जहाजों के विनिर्माण कार्य में संलग्न MSMEs सहित घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। दूसरा, मेक इन इंडिया पहल में भारतीय नौसेना को शामिल करना। पिछले दशक में नौसेना में शामिल 40 नौसैनिक जहाजों में से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किया गया था। उदाहरण के लिए विमान वाहक INS विक्रांत, परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिघाट, और आखिर में है अनुसंधान एवं विकास पहल अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यानी समुद्रयान परियोजना। हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी तथा माइंस का पता लगाने जैसे उच्च जोखिम वाले परिवेश के लिए स्वायत्त प्रणालियों का विकास आदि। अगली खबर पर बढ़ने से पहले नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के रणनीतिक लाभ भी जान लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास यानी सागर नीति। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में स्थापित करना। दूसरा है व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना, व्यापार से संबंधित आपूर्ति मार्गों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना। इनके अलावा समुद्री सुरक्षा के अंतर्गत प्रादेशिक जल क्षेत्र की सुरक्षा करना और नौवाहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा रोजगार सृजन के अंतर्गत बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा, जैसे वधावन बंदरगाह। और आखिर में आत्मनिर्भरता, इसमें रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 वर्ष पूरे हुए। स्टार्टअप इंडिया पहल को 2016 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था।
तो चलिए सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया पहल की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसकी पहली विशेषता है कारोबार करने की सुगमता। इसके तहत सरलीकृत अनुपालन, स्व प्रमाणन और सिंगल विंडो क्लियरेंस को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा है कर संबंधी लाभ। इसमें लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए कर संबंधी छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त पोषण संबंधी सहायता देना, जिसके तहत स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण हेतु मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स यानी FFS का निर्माण किया गया है। और आखिरी है क्षेत्र विशिष्ट नीतियां। इसमें जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों के लिए नीतियां शामिल हैं। खबर में आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं भी जान लेते हैं। पहली है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS। यह 4 साल की योजना है। यह स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, वाणिज्यीकरण आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है। दूसरी है स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना CGSS। यह योजना पात्र स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करती है। और आखिरी है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS योजना। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स की घरेलू पूंजी तक पहुंच को बढ़ाना है। बात करें इसके तहत हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों की, तो स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हुई है। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 की 500 से बढ़कर वर्तमान 2025 में 1.59 लाख हो गई है। दूसरी है स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इतना ही नहीं, रोजगार सृजन भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है। और आखिरी है महिला सशक्तिकरण। 73,151 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है। खबर के अंत में स्टार्टअप इंडिया के तहत अन्य पहलों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर प्लेटफॉर्म। इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। यह उद्यमियों, निवेशकों, सलाहकारों, नीति निर्माताओं और अन्य स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारकों को आपस में जोड़ता है। दूसरी है MAARG मार्ग मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म सलाहकारों और स्टार्टअप के बीच सही मिलान करने में मदद करती है ताकि प्रभावी मार्गदर्शन व समर्थन प्राप्त हो सके। तीसरी है स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल। यह एक व्यापक डिजिटल मंच है जो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों को सेवाएं प्रदान करता है। और आखिरी है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह पहल क्षेत्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। ये क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य स्तर पर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करती है। मैकेंसी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन और जनसंख्या में कमी पर एक रिपोर्ट जारी की। मैकेंसी की रिपोर्ट निर्भरता और जनसंख्या में कमी, एक नई जनसांख्यिकी वास्तविकता के परिणामों से सामना शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकी बदलाव की पहली लहर यानी फर्स्ट वेव और जनसांख्यिकी बदलाव की बाद की लहर यानी लेटर वेव की गतिशीलता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। जनसांख्यिकी बदलाव की पहली लहर विकसित देशों में देखी जा रही है, जबकि बाद की लहर विकासशील देशों में देखी जाएगी। चलिए जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर एक नजर डालते हैं। पहली है जनसंख्या में कमी यानी डीपॉपुलेशन। विश्व की 2/3 आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर यानी रिप्लेसमेंट रेट से कम है। प्रति परिवार औसतन 2.1 बच्चों को प्रजनन की प्रतिस्थापन दर माना जाता है। आबादी समूह में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने और युवाओं की संख्या घटने के कारण आयु संरचना पिरामिड से ओबेलिस्क यानी संकरे स्तंभ के आकार में बदल रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2100 तक कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या 20% से 50% तक कम हो जाएगी। दूसरा है समर्थन अनुपात यानी सपोर्ट रेशियोज में गिरावट। रिपोर्ट के अनुसार समर्थन अनुपात में गिरावट आ रही है। इसके वर्तमान में 6.5 से कम होकर 2050 तक 3.9 हो जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि समर्थन अनुपात से तात्पर्य 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या में तुलना में 15 से 64 वर्ष कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या के अनुपात से है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं और चीन में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुल उपभोग एवं उनकी आय के बीच का अंतर 1.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। इस वजह से इन देशों में श्रम आय का 50% सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए आवंटित करना पड़ सकता है। खबर के अंत में भारत का घटता जनसांख्यिकी लाभांश भी जान लेते हैं। भारत के समक्ष जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करने के लिए 33 वर्ष ही बचे हैं। इसका अर्थ है कि 2050 तक ही वह इसका लाभ उठा सकता है, क्योंकि इसके बाद भारत विकसित देशों के समर्थन अनुपात स्तर तक पहुंच जाएगा।
जनसांख्यिकी लाभांश ने भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि में प्रतिवर्ष 0.7% अंक जोड़े हैं। हालांकि 2050 तक ये योगदान घटकर प्रतिवर्ष केवल 0.2% अंक ही रह जाएगा। चलिए अंतिम खबर का रुख कर लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने एक्सेंचर के साथ मिलकर जारी की है। इस रिपोर्ट में साइबर परिवेश की बढ़ती जटिलता तथा संगठनों और राष्ट्रों पर इसके व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साइबर अपराध ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बाधित किया है। इससे 2023 में $12.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। चलिए साइबर सुरक्षा संबंधी जटिलताओं में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक जानते हैं। सबसे पहले है आपूर्ति श्रृंखला की सुभेद्यताएं। आपूर्ति श्रृंखलाओं की बढ़ती जटिलता और सीमित निगरानी के कारण जोखिम उत्पन्न होते हैं। साथ ही थर्ड पार्टी द्वारा इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर संबंधी खामियां भी हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को साइबर हमले के प्रति सुभेद्य बना देती हैं। दूसरा है भू राजनीतिक तनाव। विभिन्न देशों के बीच संघर्ष एडवांस साइबर रणनीतियों को बढ़ावा देते हैं। इससे ऊर्जा और दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमला होने का खतरा बढ़ जाता है। इनके अलावा एआई जनित खतरे देखें तो जनरेटिव एआई लागत प्रभावी व स्केलेबल मैलवेयर की अपलोडिंग और उन्नत बहुभाषी सोशल इंजीनियरिंग हमलों को सक्षम बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुभाषी सोशल इंजीनियरिंग हमला अर्थात कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ हेरफेर करना तथा साइबर संबंधी कौशलों की कमी भी देखी गई है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा हेतु आवश्यक कौशल प्रसार में अनुमानतः 8% का अंतर है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 2/3 संगठन प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव के कारण साइबर खतरों से स्वयं को पर्याप्त रूप से बचाने में असमर्थ हैं। इसी के साथ साइबर अपराध और संगठित अपराध का आपस में मिला होना। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी ने हिंसक गतिविधियों में शामिल संगठित आपराधिक समूहों को साइबर क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया है। इससे साइबर अपराध का पैमाना और सामाजिक प्रभाव काफी बढ़ गया है। इसके अलावा जलवायु से जुड़े साइबर जोखिम भी हैं, जिसके तहत विकसित हो रही आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों पर निर्भरता के कारण ऊर्जा ग्रिडों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में है क्वांटम से संबंधित सुभेद्यताएं। क्वांटम कंप्यूटिंग डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पब्लिक की एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता रखती है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि साइबर चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। साथ ही साइबर सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में पहचानना होगा। नेताओं को उभरते खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा को एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। खबर के आखिर में साइबर सुरक्षा में जटिलता को देखें तो इसके कारण है भू राजनीतिक तनाव, साइबर कौशल की कमी, एआई और उभरती तकनीक। इनके अलावा साइबर अपराध के उन्नत रूपों का विकास, आपूर्ति श्रृंखला हेतु एक दूसरे पर निर्भरता तथा विनियामकीय आवश्यकताएं भी इसमें शामिल है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे तिरुवल्लुवर जी के बारे में। आपको बता दें कि 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। तिरुवल्लुवर एक महान तमिल दार्शनिक, कवि और विचारक थे। ऐसा माना जाता है कि वे चेन्नई के मायलापुर में रहते थे। वे अपनी तमिल साहित्यिक कृति तिरुकुरल के लिए जाने जाते हैं। इस ग्रंथ में नैतिकता, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रेम जैसे विषयों पर उनके दोहों का संग्रह है। तिरुकुरल 3 प्रमुख अध्यायों के अंतर्गत वर्गीकृत है। आराम यानी धार्मिकता, पोरल यानी धन, इनबाम या कामम अर्थात आनंद या प्रेम। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का निर्माण भारतीय मूर्तिकार वी गणपति सतपति ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया था। भारत के प्रथम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन जल्द ही सिंगापुर में किया जाएगा। हम तिरुवल्लुवर जी से धार्मिकता, करुणा और न्याय जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधित कंपनियों की सूची वाली अपनी एंटिटी लिस्ट से 3 भारतीय संस्थाओं को हटा दिया है। ये भारतीय संस्थाएं हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL। रक्षा मंत्रालय ने अपनी रणक्षेत्र पर्यटन बैटलफील्ड टूरिज्म योजना के तहत भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप लॉन्च किए हैं। केंद्र सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के रूप में नामित किया है। यह अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की मध्य ऊंचाई वाली श्रृंखला पर स्थित है।
एक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यानी STR में एक मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर का अवैध शिकार किया गया। आपको बता दें कि दुनिया में केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। पोस्टो मालाबो कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम CAADP पर अफ्रीकी संघ EU का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने 15 साल बाद भारत की ओबेसिटी गाइडलाइंस को अपडेट किया। इसमें अधिक वजनी यानी ओवरवेट की जगह ओबेसिटी मोटापा ग्रेड 1 और ओबेसिटी मोटापा ग्रेड 2 श्रेणियों को शामिल किया गया है। हाल ही में SpaceX फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान ने अमेरिकी फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट मिशन प्रथम और जापान की आईस्पेस कंपनी के रेजिलियंस लूनर लैंडर को लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G सेवाएं शुरू की। सियाचिन ग्लेशियर एक पिडमोंट प्रकार का ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारी स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।